दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंध की। तो बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से लेके 293 के बीच में ये डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों का आवंटन करेंगे। तो बच्चों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए। कई तरह के क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत मतलब अच्छी तरीके से आप इसे समझेंगे। तो बच्चों, मैं ये भी बता देता हूं कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी, पीजी, यूजीसी नेट और भी तमाम कोर्सेज के हिसाब से, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के हिसाब से कोर्सेज तैयार कर रहे हैं, तो जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज और पीडीएफ भी हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगी, तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा किया गया है। तो बच्चों, भारत में जो केंद्र है और राज्य है, उनको उनके जितने भी आय के स्रोत हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है केंद्रीय सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में उन करों को शामिल किया गया है जो केंद्र सरकार के मतलब एक तरीके से अधिकार क्षेत्र में है। राज्य सूची में उन करों को शामिल किया गया है जो राज्य के अधिकार में है, और समवर्ती सूची में उनको शामिल किया गया है जो दोनों के ही क्षेत्र में आते हैं। तो जैसा कि आप अपनी साइड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यानी कि जिस पर केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है उसको केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है। इसमें 12 प्रकार के कर आते हैं, जिसमें कृषि संबंधी आय को छोड़कर जो आयकर है वो उसमें आता है। दूसरा उत्पादन कर है, नशीले पदार्थों पर छोड़कर, क्योंकि नशीले पदार्थों पर कर लगाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। सीमा शुल्क आता है, निगम कर आता है बच्चों, संपत्ति कर आता है, संपदा शुल्क आता है, केंद्रीय बिक्री कर, ब्याज पे लगने वाला कर, ब्याज कर, स्टॉक एक्सचेंज तथा सट्टा बाजार पे के सौदों पे जो कर लगता है। इसके अलावा उपहार कर, विज्ञापन कर और सेवा कर, ये सारे के सारे जो टैक्सेस हैं ये हमारे सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, केंद्रीय सूची में आते हैं। इसके अलावा राज्य सूची में बच्चों वो आते हैं जिन पर राज्य को कर लगाने का एक अधिकार है, यानी कि राज्य कर लगाता है। तो राज्य में 19 प्रकार के कर हैं जो जिन पर राज्य सूची में आते हैं, जिसमें कृषि भूमि पर कर है, ठीक है, उत्तराधिकार संपदा शुल्क है, भू राजस्व है, स्टाम्प शुल्क है, कृषि आयकर, यानी कि कृषि आयकर लगाने का काम राज्य सरकारों का है, आयकर लगाने का काम जो है वो केंद्र सरकारों का है। इसके अलावा नशीले पदार्थों और शराब के उत्पादन पर कर, ठीक है जी। इसके अलावा मूल्य वृद्धि कर, भवन कर, बिजली शुल्क, मोटर गाड़ी कर, मनोरंजन कर, सड़क परिवहन कर, ये सारे के सारे कर जो हैं वो राज्य सरकार लगाती है। इसके अलावा बच्चों, समवर्ती सूची के अंतर्गत उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जिन पर कर लगाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी सूची है, यानी कि केंद्रीय सूची के अंदर उन करों को शामिल किया जाता है जिनको केंद्र सरकार लगाता है, और राज्य सूची में राज्यों को द्वारा लगाए गए कर, और समवर्ती सूची में उन करों को शामिल किया जाता है जिनको दोनों ही लगा सकते हैं। तो बच्चों, केंद्रीय कर राजस्व की अगर हम बात करें, यानी कि केंद्रीय कर की बात करें, तो इसको भी फर्दर 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से हिस्से बच्चों, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं आगे। तो सबसे पहला कर है केंद्रीय कर राजस्व, जो केंद्रीय सरकार अपने पास रख लेती है, यानी कि ये वो कर होते हैं जिनको केंद्र सरकार लगाती है और सारा का सारा हिस्सा केंद्र सरकार अपने पास ही रख लेती है। राज्यों के साथ बांटे गए कर, यानी कि जिनको लगाने का काम केंद्र सरकार का है, इकट्ठा भी केंद्र सरकार करती है, लेकिन राज्यों के साथ ये शेयर कर लिए जाते हैं। तो इसका विवरण है अनुच्छेद 270 में। इसके अलावा केंद्रीय कर जो केवल राज्यों को प्राप्त होते हैं, यानी कि केंद्रीय कर यानी कि लगाने का काम केंद्र सरकार का है, इकट्ठा भी केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसको राज्य सरकारों को दे दिया जाता है, यानी कि राज्य सरकार इसको अपने पास रख लेते हैं। और केंद्रीय कर राजस्व जिन्हें राज्य सरकार एकत्रित करती है, यानी कि लगाने का काम केंद्र का है, राज्य इकट्ठा करेगा और राज्य अपने पास रख लेगा। ऐसे करों का जो विवरण है वो अनुच्छेद 268 में किया गया है। तो एक बार बच्चों हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कर के बारे में हमने बात की, तो केंद्रीय कर राजस्व जो केंद्र सरकार अपने पास रखती है, यानी कि ये वो कर हैं जिनको केंद्र सरकार ही लगाती है और केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है। तो ऐसे कर में निगम कर आता है बच्चों। निगम कर मतलब कंपनी के प्रॉफिट पे लगने वाला कर। व्यक्ति तथा कंपनियों की भूमि को छोड़कर, यानी कि व्यक्ति इंडिविजुअल और कंपनियों की भूमि को छोड़कर परिसंपत्तियों के पूंजीगत मूल्यों पर कर, ठीक है जी। सीमा शुल्क, ये सारे के सारे कार्य जो है, ये जो सारे के सारे जो कर हैं, ये सारे के सारे कर को केंद्र सरकार अपने पास रखती है, यानी कि लगाने का काम केंद्र सरकार करती है, इकट्ठे करने का काम केंद्र सरकार करती है, और ऐसे करों को केंद्र सरकार राज्यों के साथ किसी भी तरीके का बंटवारा नहीं करती है। सारा का सारा जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का ही होता है।
दूसरा कर की बात करें तो बच्चों राज्यों के साथ बंटवारा किए गए कर कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों दो विशेष रूप से आप याद रख लीजिएगा कि ऐसे कर जो राज्यों के साथ यानी कि कमाई राज्य केंद्र करेगा, इकट्ठा भी केंद्र करेगा, लेकिन राज्यों को उसका एक हिस्सा बांट देगा, ऐसे करों का विवरण अनुच्छेद 270 में किया गया है। ये कर जो होते हैं वो है केंद्रीय उत्पादन शुल्क और साथ ही साथ केंद्रीय कर यानी कि केंद्रीय उत्पादन शुल्क जो है आयकर और केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयकर जो है वो राज्यों को इसका एक हिस्सा बांट दिया जाता है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क का भी एक हिस्सा राज्यों को बांट दिया जाता है। तो ये दो ऐसे विशेष कर हैं जिनका इकट्ठे करने का काम तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसका जो एक हिस्सा है वो राज्यों को बांट दिया जाता है। तीसरे कर की बात करें तो बच्चों केंद्रीय कर जो केवल राज्यों के पास होते हैं यानी कि राज्यों को प्राप्त होते हैं, तो ऐसे कौन से कर है बच्चों, इसका विवरण अनुच्छेद 269 में किया गया है। संपत्ति कर जो है, संपदा शुल्क, ये दो ऐसे कर हैं, ठीक है, जो केंद्र सरकार तो लगाती है लेकिन इसका संपूर्ण भाग जो है राज्य सरकारें अपने पास रख लेती हैं या राज्य सरकारें अपने प्रयोग में रखती हैं। इसके अलावा बच्चों चौथा है केंद्रीय कर जिन्हें राजस्व एकत्रित करता है, राज्य एकत्रित करता है और राज्य अपना पास रखता है, वो 268 में है। ऐसे करों की बात करें तो बच्चों स्टंप शुल्क है, इसके अलावा औषधि पे लगने वाला टैक्स है और सौंदर्य प्रसाधन पे लगने वाला टैक्स है। इन सबको जो निर्धारण है वो केंद्र सरकार करती है, राज्य इन्हें इकट्ठा करती है और राज्य इनको अपने पास रख लेता है। इसके अलावा बच्चों ऑलरेडी हम बात डिस्कस कर चुके हैं राज्य सूची में जो कर आते हैं यानी कि राज्य द्वारा लगाए गए कर जिन्हें राज्य अपने पास रख लेती, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। भू राजस्व कर है, बिक्री कर है, मनोरंजन कर है, स्टंप कर है, टोल टैक्स है, पथ कर है, मोटर वाहन कर है, ये तमाम ऐसे कर हैं जिनको राज्य सरकार ही लगाती है और राज्य सरकार ही अपने पास रख लेती है। तो इस तरीके से बच्चों भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का प्रोविजन किया गया है कि कौन कौन से करों को कौन कौन एकत्रित करेगा, ताकि आय के एक कलेक्शन में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट राज्य सरकार और केंद्र सरकारों में ना हो। तो बच्चों आय के अलावा भारत के संविधान में व्यय का भी जो क्षेत्र है वो भी निर्धारित किया गया है कि कौन किस क्षेत्र में व्यय करेगा, कि शिक्षा पर कौन व्यय करेगा, स्वास्थ्य पे कौन व्यय करेगा, यानी कि दोनों ही व्यय कर सकते हैं। जैसे केंद्र में देखिए सेंट्रल स्कूल जो होते हैं जो सेंट्रल लेवल पर हैं, ठीक है, इसके अलावा नवोदय विद्यालय हैं, ये सेंट्रल लेवल पर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे खर्च करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसी तरीके से स्कूल लेवल पे खर्चा करती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के व्यय करने का क्षेत्र जो है वो पूर्व निर्धारित है। तो बच्चों केंद्र सरकार का जो व्यय है वो किस पे खर्च करती है, केंद्र सरकार प्रतिरक्षा पर, डिफेंस यानी कि उद्योगों पर, कृषि पर, विदेशी मामलों पर, शिक्षा पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, ग्रामीण विकास पर, रोजगार पर, प्रजनन पर, विदेशी व्यापार पर, राज्य और केंद्र सरकार की जो प्रशासनिक प्रदेश है उनके ऊपर खर्चा करती है। जबकि राज्य सरकारों का जो व्यय क्षेत्र है वो केंद्र सरकारों से सीमित है या कम है, ये भी आप कह सकते हो। तो राज्य सरकारें शिक्षा पर खर्चा करती हैं जो राज्य का क्षेत्र आता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य पे, कृषि पे, प्राकृतिक राहत आपदा पर व्यय करती है, ठीक है जी, आवास पर व्यय करती है, प्राकृतिक राहत पर व्यय करती है, ठीक है, आवास पर व्यय करती है, प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय करती है, जल पर व्यय करती है, शक्ति पर व्यय करती है, आधारित संरचना पर व्यय करती है। तो इस तरीके से बच्चों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के व्यय क्षेत्र का भी विभाजन किया गया है। इसके अलावा बच्चों केंद्र सरकार आय पर अधिभार का विवरण है अनुच्छेद 271 में। तो बच्चों आयकर लगाने का जो काम है वो केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसका जो बंटवारा है वो राज्यों के साथ करना पड़ता है। इसके अलावा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो केंद्र सरकार है वो आयकर पर सरचार्ज लगा सकती है, ठीक है। इस तरीके का जो सरचार्ज है जिसको हम अधिभार बोल रहे हैं ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया, जैसे शिक्षा, जैसे एजुकेशन सेस है, इसके अलावा फार्मर वेलफेयर सेस है। तो इस तरीके के जो सेस है वो विशेष उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं और इनका संपूर्ण भाग जो है वो केंद्र सरकार अपने पास रखती है, यानी कि जो आयकर हो उसका तो बंटवारा करती है राज्यों के साथ में, लेकिन इस तरीके का जो सेस होता है उस सेस का बंटवारा वो राज्यों के साथ नहीं करती, बल्कि संपूर्ण सेस जो है वो अपने पास ही रख लेती है। तो ये आपको बच्चों याद रखना चाहिए, याद रखना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि व्यावसायिक कर का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 276 में है, यानी कि राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो व्यावसायिक कर लगा सकते हैं। व्यावसायिक कर लगाने का जो अधिकार है वो राज्यों का है, एकत्रित करने का काम भी राज्यों का है और राज्य उसे अपनी सुविधा के अनुसार खर्च कर सकता है। तो व्यवसायिक कर में केंद्र का किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा ऋण लेने का काम भी राज्यों को दिया गया है अनुच्छेद 292 और 293 में, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार भारत सरकार जमानत पर, यानी कि इंडियन की जो गवर्नमेंट है
वो भारत सरकार जमानत पर भारत के जो समेकित कोष है, कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का, उससे उधार ले सकती है, आरबीआई से उधार ले सकती है। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 293 है उसमें राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो उधार ले सकती हैं अपनी आय की कमी को पूरा करने के लिए। यानी कि 292 में तो केंद्र सरकार को परमिशन दी गई है और 293 में राज्य सरकारों को परमिशन दी गई है कि वो उधार ले सकती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा बच्चों आखिरी आर्थिक सहायता। तो बच्चों भारत में आर्थिक सहायता का भी जो प्रोविजन है वो किया गया है। यानी कि केंद्र सरकार के पास आय के अधिक स्रोत होते हैं, तो जो राज्य पिछड़ जाते हैं या जो इलाके पिछड़ जाते हैं, तो संतुलित विकास के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो सरकार है वो आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, मतलब केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसका विवरण अनुच्छेद 275 में किया गया है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखिए समझा कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में, आप कह सकते हो कि किस तरीके से संसाधनों का बंटवारा करती हैं। इन बंटवारा करने के लिए एक आयोग बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि अब तक टोटल मिलाकर 15 वित्त आयोग जो हैं वो भारत में लागू किए गए हैं। वित्त आयोग जो है वो समय समय पर रिकमेंडेशन देता है कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार है, क्योंकि अभी तक हमने देखा केंद्र सरकार जो है वो पैसे इकट्ठे करती है और राज्यों को बंटवारा करती है, तो उस बंटवारे का बेस क्या होगा, आर्थिक सहायता देने का बेस क्या होगा। यानी कि इसी के लिए वित्त आयोग बनाया जाता है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस बात का उल्लेख है कि एक वित्त आयोग बनाया जाएगा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे का प्रोविजन करेगा। हर 5 साल में, आमतौर पर 5 साल में वित्त आयोग बनाया जाता है बच्चों। तो वित्त आयोग के बारे में बच्चों हम अगली वीडियो से एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें वित्त आयोग के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, वित्त आयोग क्या है, क्यों बना, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन पे हम बच्चों डिटेल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।